हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक केस लॉ है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का। मतलब अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो शायद आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही नहीं पढ़ा। अब इस केस में क्या हुआ था कि जो माइनर था ना, उसने एक अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करके कुछ पैसा उधार लिया मनी लेंडर से। ठीक है, बाद में वही चुस्त बनता है, उसने क्या किया, मनी लेंडर के अगेंस्ट केस कर दिया कि भाई मैं तो माइनर हूँ, तो मैं अगर मॉर्टगेज करूँगा वो तो वॉइड होएगी और इनऑपरेटिव है, मतलब आप मेरी प्रॉपर्टी वापस करो और पैसे भी मैं खा गया। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने अपहेल्ड कर दी कंटेंशन ऑफ द माइनर। मतलब कि माइनर ने पैसा भी ले लिया और खुद भी केस भी किया और फिर भी वो जीत गया। इसमें क्या हुआ, बाद में डिफेंडेंट ने रिलाई किया सेक्शन 64 और 65 पे कि भाई ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें मेरे पास राइट है कि जो भी पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने, माइनर ने बेनिफिट लिया है वो मुझे वो रिस्टोर करे। मेरा पैसा वो जो था, उसने उसे पैसा दिया था 10,500 रुपये, ये पैसा मेरा मुझको वापस करे कि भाई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता तो जो इसने मेरे से पैसा लिया था एटलीस्ट वो तो मुझे वापस करे ना। अब कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट ने इन दो सेक्शंस के ऊपर उसे रिलीफ ग्रांट ही नहीं किया। कोर्ट कहता है कि पहले बेसिक ही यही होता है कि अगर आप उससे कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लेना चाहते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कंपीटेंट पार्टीज़ के बीच में होता है, और माइनर क्या है, हमने देखा है कि वो कंपीटेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग से ही जो बेस था वही ख़राब है, आपका कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं। हम कैसे आपको 64 और 65 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर का एग्रीमेंट जो भी होता है या कॉन्ट्रैक्ट वो बनता है वो एब्सोल्युटली वॉइड होता है। वो क्योंकि इनकम्पिटेंट पर्सन है तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में आता ही नहीं और उसे हम वॉइड एब इनिशियो कहते हैं। आपका क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि किस केस में हेल्ड हुआ था, मतलब पहले ना कन्फ्यूजन था कि भाई वॉइड है या वॉइडेबल है, लेकिन इस केस ने सारे डाउट्स ख़त्म कर दिए थे कि कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। अब रैशनल बिहाइंड एग्जेम्पशन फॉर अ माइनर, कि बेसिकली माइनर को ये एग्जेम्पशन मिला क्यों है, क्योंकि हमें लगता है कि एक बेचारा माइनर छोटा बच्चा होता है। वैसे आजकल के बच्चे तो इतने स्मार्ट हो गए ना कि बस क्या बताएं, कि पुअर जजमेंट जो होता है ना उनकी, एक हम सोचते हैं कि यार उनको इतनी समझ ही नहीं होती कि वो सही से अपना भला बुरा समझ सके। दूसरा क्या है कि लॉ जो है वो एक्ट करता है एज अ गार्जियन ऑफ माइनर्स, कि भाई उनके पास ना इतनी समझ नहीं होती कि उनको पता चले कि ये सही है या नहीं है, वो इतने मैच्योर नहीं होते। अब हम देखते हैं कि एक माइनर के साथ एग्रीमेंट करने का क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, कि एक हमें ये तो समझ में आ गया कि माइनर के एग्रीमेंट के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है और उसके कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, वो ऑलमोस्ट इन्जॉय ही करता है, यही लगता है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल हमने पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि अगर एक पर्सन ने कुछ स्टेटमेंट दे दी, कोई प्रॉमिस कर दिया, वो अपनी उस बात से मुकर नहीं सकता है, उसे उस बात को मानना ही पड़ेगा। लेकिन इन वाले केस में क्या होता है, द रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू अ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। माइनर ने पहले तो मिस रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं मेजर हूँ, कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया, लेकिन बाद में ना वो आ सकता है और कह सकता है कि हाँ भाई मैं तो माइनर था तो मेरी तो कोई लाइबिलिटी है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर इज वॉइड एंड देयरफॉर ही कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम प्लीडिंग दैट सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज माइनॉरिटी। वो बाद में कह सकता है कि भाई मैं माइनर हूँ और मैं इस काम को आपका पूरा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ माई माइनॉरिटी। नेक्स्ट आता है आपका रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन नॉर्मल सेंस में क्या होता है कि एक पर्सन को, किसी भी पर्सन को ना, अगर मतलब मान लो दो पार्टीज़ हैं ए और बी ने ए का एडवांटेज ले लिया, तो ना इन केसेस में रेस्टिट्यूशन में जो एडवांटेज बी ने ए का लिया है वो उसे लौटाना पड़ेगा ए को, उसे हम रेस्टिट्यूशन कहते हैं। और लौटाना मतलब रिस्टोर करना उस पोजीशन पे जिस पोजीशन पे विक्टिम पहले था। विक्टिम यहाँ पे हमारा ए हो गया, बी ने एडवांटेज लिया, तो बी जो था वो रिस्टोर करेगा उसी पोजीशन पे जिसमें विक्टिम जो था वो पहले से ही था, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले जिस पोजीशन को वो एंजॉय कर रहा था। ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकेंडली क्या आपका पॉइंट है, प्रिवेंट द अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ द डिफेंडेंट, दैट इज टू स्टॉप हिम from making wrongful gains which he is not entitled as per law to। लॉ किसी को भी गलत फ़ायदा उठाने में सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए अगर कोई किसी का गलत फ़ायदा उठाता है हम उसे डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन उस पर लगाते हैं, उसे रिस्टोर करना होता है उसी पोजीशन पे जिस पे विक्टिम पहले था।
ठीक है। अब ये केस है आपका लेस्ली वर्सेस शील, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका केस है, लेस्ली वर्सेस शील, ठीक है। इसमें क्या हुआ आपका, एक पेपर में भी आ जाता है कि इसमें कोर्ट जो है डायरेक्ट कर सकती है माइनर को उतनी प्रॉपर्टी रिस्टोर करने के लिए जितनी उसके पास ट्रेसेबल है। मान लो एक लड़का जो था किसी से लेकर अपना कोई सामान ले गया, ठीक है, अब उसके अगेंस्ट केस हुआ कि वो पैसा दे, पैसा वो दे नहीं रहे कि मैं तो माइनर हूँ, तो अगर उसके पास वो सामान एग्जिस्ट करता है वो सामान हम उसके पास से निकलवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि माइनर हैज़ सोल्ड द गुड्स और कन्वर्टेड देम, अब उसने आगे बेच दिए, उसके अगेंस्ट पैसे ले लिए, ठीक है, तो उन केसेस में हम उससे वो रीपे नहीं करवा सकते। अगर गुड्स जो है उसने बेच दिया या कन्वर्ट हो जाता है, अब उसके पास पैसा आ गया, अब हमें रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते वही पैसा है या नहीं है, क्योंकि अगर उससे वो उस सामान का पैसा लेंगे दैट वुड अमाउंट टू एनफोर्सिंग अ वॉइड एग्रीमेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो एनफोर्सेबल नहीं होता। नेक्स्ट कि डॉक्ट्राइन जो है ये आपका रेस्टिट्यूशन का, ये अप्लाई कब नहीं होगा, माइनर हैज़ ऑब्टेन्ड कैश इंस्टेड ऑफ गुड्स, ठीक है, अगर उसने सिर्फ लिया ही कैश था तो उन केसेस में भी ये डॉक्ट्राइन आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि रेस्टिट्यूशन स्टॉप्ड वेयर रीपेमेंट बिगिंस। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मनी को आइडेंटिफाई करना। ये वाला जो पॉइंट है ना, रेस्टिट्यूशन स्टॉप्ड वेयर रीपेमेंट बिगिंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेस्टिट्यूशन वाले केसेस में है, ये फ्रेज भी आ जाता है कि क्या शुरू में आएगा या बाद में आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी खानगुल वर्सेस लखा सिंह का केस है। इसमें भी कोर्ट ने अरेस्ट कर दिया था कंट्रोवर्सी सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, जिसमें बोला कि अगर माइनर ने कोई भी एडवांटेज लिया है तो उसे वो रिस्टोर करने पड़ेंगे वो बेनिफिट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो भी फ़ायदा है उसके पास ट्रेसेबल है वो सामान वो वापस कर दे। अब है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन क्या होता है कि अगर मैंने कुछ काम किया है उसको आप मानते हो कि ये जो है हम इसे रेटिफाई कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, जो पहले काम हुआ था उसको वैलिडेट करना, ठीक है। अ माइनर्स एग्रीमेंट इज़ वॉइड एब इनिशियो देयरफॉर इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेटिफाइड। जो एक माइनर का एग्रीमेंट होता है वो वॉइड एब इनिशियो है, इसीलिए उसे हम रेटिफाई कभी भी नहीं कर सकते, चाहे वो मेजॉरिटी भी ले ले, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा हो जाएगा कि अगर पहले के किए हुए को हम रेटिफाई कर रहे हैं मेजर बन के, तो वो तो वॉइड एग्रीमेंट की एनफोर्समेंट ही होगी, जो कि अलाउड नहीं है। अगर वो मेजॉरिटी मेजर होकर भी एक एग्रीमेंट बनाता है तो उसे उसके लिए फ्रेश कंसिडरेशन चाहिए, पास्ट कंसिडरेशन नहीं चलेगी। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 68, ये नेसेसरीज़ का सेक्शन है। अभी तक हमने देखा कि एक माइनर को जो भी प्रॉपर्टी मिलती है, चाहे उसकी गलती थी या नहीं, अगर पैसा मिला तो वो सब कुछ अपने पास रख सकता है, सिर्फ इस वजह से कि वो माइनर है और उसके पास इतनी क्षमता नहीं है, दिमाग नहीं है, ठीक है। लेकिन बस हमने रेस्टिट्यूशन में देखा कि अगर उसके पास सामान है, ट्रेसेबल है, तो उन केसेस में वो उसको वापस कर सकता है। अब ये एक सेक्शन 68 है जो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी नेसेसरीज़ के लिए किसी से उधार लेता है, मान लो मुझे रोटी के लिए सामान चाहिए या पेंसिल के लिए चाहिए या पेन के लिए चाहिए, ये मेरी डेली की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मेरी नेसेसरीज़ हैं, उन चीज़ों के लिए आप जो है ना माइनर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो अगर, तो वो लाइबल हो जाता है। वहाँ से आप उसे इन चीज़ों का, नेसेसरी वाली चीज़ों का, रोज़ डेली लाइफ में जो यूज़ होती है उनको आप निकाल सकते हो। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरी सप्लाई टू द माइनर वर बाइंडिंग ऑन हिम, उस पर सारी की सारी चीज़ें ये बाइंडिंग हो जाती हैं। अब देखिए ये सेक्शन 68 ये क्या कहता है, क्लेम फॉर नेसेसरीज, ठीक है, सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब इनकम्पिटेंट पर्सन, जैसे कि माइनर हो या कोई लुनैटिक हो, उस पर्सन ने अगर एनी वन हुम ही इज़ लीगली बाउंड टू सपोर्ट, वो या कोई और पर्सन इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसरीज़, कि अगर किसी एक पर्सन के लिए जो इनकम्पिटेंट था उसके लिए वो नेसेसरीज़ दी जाती हैं जो कि उसकी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। तो जिस पर्सन ने उसे वो प्रॉपर्टी दी है, वो नेसेसरीज़ दी है, सच सप्लाईज इज़ एंटाइटल्ड टू बी रीएम्बर्स्ड। रीएम्बर्समेंट उस प्रॉपर्टी की जो नेसेसरीज़ दी थी उसकी बहुत ज़रूरी है। कहाँ से? फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। जो इनकैपेबल पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी में से वो पैसा ले सकता है नेसेसरी सप्लाई करने का। अब जैसे इलस्ट्रेशन है, ये देखिए, ए ने बी को सप्लाई किया
जो कि एक ल्यूनेटिक है, इनकम्पिटेंट पर्सन है, नेसेसरीज जो उसकी ज़िंदगी के लिए उसे ज़रूरत थी। तो ए जो है वो रीएम्बर्स करना ज़रूरी है बी की प्रॉपर्टी में से, ठीक है। ए सप्लाई करता है वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी को नेसेसरी जो उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, तो ए इज़ एंटाइटल टू बी रीएम्बर्स फ्रॉम बी की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ है वो वॉइड एब इनिशियो होता है, हम उसे एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको नेसेसरी सप्लाई करी जाती है जो कि उसकी कंडीशन लाइफ को जीने के लिए ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की, उन केसेस में वो लाइबल हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेल, कॉन्टैक्ट और कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू।